नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 49, 50 और 51 की। सर्वप्रथम बात करते हैं कार्यपत्रक 49। विषय वस्तु है कार्य तथा ऊर्जा, अधिगम बिंदु है कार्य करने की दर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, शक्ति की गणना कीजिए। एक बल्ब है, वो 100 जूल ऊर्जा है, 10 सेकंड में खर्च करता है, तो शक्ति की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो क्वेश्चन में W बराबर 100 जूल दिया हुआ है, समय 10 सेकंड दिया हुआ है और शक्ति है वो हमें ज्ञात करनी है। शक्ति का सूत्र है वो है P बराबर W/T। तो W के स्थान पे हमें 100 जूल लिखना है और समय के स्थान पे हमें 10 सेकंड लिखना है। तो इसका आंसर आएगा 10 वाट। आंसर आएगा इसका 10 वोट। तो एक बल्ब है वो 10 सेकंड में 10 वोट है ऊर्जा खर्च करता है। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। उपयोग में ली गई कुल ऊर्जा को लगने वाले कुल समय से विभाजित करने पर औसत शक्ति प्राप्त होती है। यानी औसत शक्ति की हमें परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो उपयोग में ली गई कुल ऊर्जा है और उसमें लगने वाला कुल समय है से विभाजित यदि करते हैं तो मान आता है औसत शक्ति का। तो औसत शक्ति बराबर कुल उपयोग में ली गई ऊर्जा बटा कुल लिया गया समय। कुल लिया गया समय, ये हमें फॉर्मूला भी लिखना है इसमें और इसकी परिभाषा भी लिखनी है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान या जीना पर दौड़कर 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का परिकलन कीजिए। जी है वो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स -2। तो सबसे पहले हमें लड़के का भार निकालना है इसके अंदर। तो लड़के का भार निकालना है तो इसका फॉर्मूला है mg। m का मान हमें दिया हुआ है 50 kg, तो m के स्थान पर हम लिख देते हैं 50 kg। g का मान, गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चनों को सरल करने की, आसानी से सरल करने की दृष्टि से इन पे 10 का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम g के स्थान पे 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये आएगा 500 न्यूटन। ये 10 से m सेकंड लिखना था, ये गलती से n लिख दिया गया है।
तो लड़के का जो भार होगा वो होगा 500 न्यूटन। कितना होगा? 500 न्यूटन। अब हमें निकालना है h का मान। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है? देखो 40 गुणा 15/100 लिखा है मैंने। 40 का मतलब है कुल सीढ़ियों की संख्या, 15 है या सेंटीमीटर, 100 का भाग देने पर ये सेंटीमीटर है, वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। तो 40 गुणा 15/100 बराबर कितना मीटर आता है? 6 मीटर। और समय है वो इसमें दिया हुआ है 9 सेकंड। अब हम शक्ति का फॉर्मूला लिखते हैं। शक्ति यानी P बराबर mgh/T। m के स्थान पे 500 लिखते हैं, mg के स्थान पे, सॉरी, mg का मान है वो 500 हमने अलग से निकाल लिया है। h का मान हमने 6 मीटर निकाल लिया है। t का मान है वो क्वेश्चन में हमें स्पष्ट दे रखा है। तो 500 गुणा 6/9, इसको सरल करते हैं तो आंसर आता है 333.3। 333.3। तो ये है वो शक्ति है जो 40 सीढ़ियों पर चढ़ने पे खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए। शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई पिंड t समय में w कार्य करता है तो पिंड की शक्ति P का मान है वो निम्न प्रकार से होगा। P बराबर W/T। P है वो शक्ति को डिफाइन करता है, W है वो कार्य को डिफाइन करता है, T है वो समय को डिफाइन करता है। तो यहाँ हमने परिभाषा भी लिखी है इसकी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कोई पिंड है वो T समय में W कार्य करता है तो उसे पिंड की शक्ति का जो मान है वो होगा P बराबर W/T। तो ये था कार्यपत्रक 49। अब है कार्यपत्रक 50। इसमें विषय वस्तु है ध्वनि और अधिगम बिंदु है ध्वनि की अवधारणा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राधा एक कपड़े टांगने वाले हैंगर को दो धागों से बांधकर धागों को कागज के गिलास से संयोजित कर अपने कान पर लगाती है। जैसा चित्र में दिया गया है, एक हैंगर है, उस हैंगर को धागे से बांध करके उस धागे को गिलास से बांधती है और उस गिलास को अपने दोनों हाथों से कान पे लगाती है। अब हैंगर को किसी वस्तु से टकराती है, उसे हैंगर से आवाज़ सुनाई देती है। हैंगर को जैसे ही किसी वस्तु से टकराती है, पीटती है, तो उनको आवाज़ सुनाई देती है जो सामान्य से ज़्यादा है, जो सामान्य से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि राधा को हैंगर की ध्वनि सुनाई दी क्योंकि हैंगर में कंपन होता है। कोई भी ध्वनि जब हमें सुनाई देती है तो माध्यम के कण जो होते हैं उनमें कंपन होता है, तब हमें कोई ध्वनि है वो सुनाई देगी। तो इसमें फर्स्ट है वो सही होगा कि हैंगर से कंपन होता है इसलिए हमें सुनाई देगी। देखिए इसने कान पे तो गिलास लगा रखे हैं, उनको इस प्रकार धागे से
ये हैंगर है इसके पास, ये इस हैंगर से संयोजित कर रखा है। अब इस हैंगर को ये किसी से पीटता है तब कंपन के माध्यम से उसकी कान तक आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रमुख कारण है अंगुलियां या कंपन? तो बिल्कुल है, वो कंपन है। कंपन होता है जिसके कारण ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है, यदि राधा कागज के गिलास को कान से हटा दे तो हैंगर की ध्वनि कम सुनाई देगी या अधिक सुनाई देगी? तो ध्वनि है वो कम सुनाई देगी, अधिक सुनाई नहीं देगी। यदि कागज के गिलास को कान से हटा लेती है तो कम सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो सबसे अधिक ध्वनि किस में सुनाई देगी? लकड़ी के गत्ते को पीटते हैं, लोहे की टेबल को पीटते हैं, गीली जमीन को पीटते हैं, विद्यालय की घंटी को पीटते हैं। तो विद्यालय की घंटी को पीटते हैं तब हमें ध्वनि है वो ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि विद्यालय की घंटी में है वो कंपन है वो ज़्यादा होगा, वो स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, इसलिए भी उसमें कंपन है वो अधिक होगा। और कंपन अधिक होने से वो ध्वनि है हमें अधिक सुनाई देगी। ठीक है, विद्यालय की घंटी को हथौड़े से पीटकर उसे स्पर्श करने से अनुभव होता है, तो कंपन अनुभव होता है या ध्वनि अनुभव होती है? तो ध्वनि तो हमें वैसे ही अनुभव होती है यदि उनको स्पर्श नहीं करते हैं तो, लेकिन यदि उसको बहुत धीरे से यदि हम स्पर्श करते हैं तो घंटी के कण हैं वो हमें आगे पीछे कंपन करते हुए महसूस होंगे। ध्वनि के कण हैं वो हमें कंपन करते हुए महसूस होंगे। नेक्स्ट है, कंपित होने वाले वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें विद्यालय में काम में लिया जाता है। विद्यालय में ऐसे कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनको विद्यालय में उपयोग में लिया जाता है और कंपित होने वाले हैं? जैसे हारमोनियम है, ढोलक हैं, मजीरे हैं, घंटी हैं, ये ऐसे बहुत सारे हैं, आप और भी लिख सकते हैं जो वाद्य यंत्र है वो कंपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गिलास से भरे पानी से भरे कांच के गिलास व खाली गिलास को चम्मच से पीटा जाए तो किसमें अधिक कंपन उत्पन्न होगा? हमारे पास दो कांच के गिलास हैं, एक कांच के गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, दूसरा कांच का गिलास खाली है। दोनों को यदि हम एक चम्मच से पीटते हैं तो ज़्यादा आवाज़ किस में आएगी? ज़्यादा आवाज़ है वो खाली गिलास में आएगी, क्योंकि जैसे हम दोनों कांच के गिलास को पीटते हैं कांच के गिलास में कंपन होता है और वो कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है। उसमें दो माध्यम काम करते हैं। खाली यदि गिलास है तो हमारे कान और कांच के गिलास के बीच केवल एक माध्यम होगा, वो हवा का माध्यम होगा। और यदि पानी से भरा हुआ कांच का गिलास है तो पहले ध्वनि की तरंगें हैं वो पानी में गति करेगी, फिर है वो हवा में गति करेगी और फिर हमारे कानों तक पहुंचेगी। जब ध्वनि की तरंगें पानी के अंदर गति करती है तो इनका कंपन है पानी में कम हो जाता है, ध्वनि की गति है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो हमें थोड़ी कम सुनाई देती है। जबकि खाली गिलास के अंदर ध्वनि है वो हमें ज़्यादा सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम है वो ध्वनि गति नहीं कर सकती है। और माध्यम है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और
गैस। और अलग अलग माध्यम में ध्वनि की गति है वो अलग अलग होती है, इसलिए पानी में ध्वनि की गति है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमें पानी से भरे हुए गिलास में ध्वनि कम सुनाई देती है और खाली गिलास में है वो ध्वनि अधिक सुनाई देती है। ये था कार्यपत्रक 50 और अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 51 की। विषय वस्तु है ध्वनि, अधिगम बिंदु है ध्वनि संचरण। हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली, एक मोबाइल को बोतल के अंदर रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई, आवाज़ को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा है वो बाहर निकाल कर बोतल को निर्वातित कर दिया। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज़ कम सुनाई देने लगी। निम्न प्रयोग के अंदर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रयोग को समझना है। ये कह रहा है कि ये एक बोतल है और बोतल के अंदर है वो हमने मोबाइल को रख दिया और उसको ऊपर ढक्कन से बंद कर दिया। अब हम बाहर से उस मोबाइल पे रिंग करते हैं, कॉल करते हैं, तो हमें घंटी है वो सुनाई देती है। अब हरि क्या करता है कि इस बोतल को निर्वातित कर देता है। निर्वातित का मतलब है उसके बोतल के अंदर जितनी भी हवा है उसको निर्वात पंप से बाहर निकाल देता है। अब इस बोतल के अंदर केवल और केवल मोबाइल है, हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा नहीं है। अब ये कह रहा है कि जब हवा नहीं है, अब घंटी करते हैं तो बहुत कम सुनाई देती है या सुनाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, देखिए। अब इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हरि को ध्वनि कम क्यों सुनाई दी? बोतल में वायु की कमी के कारण। ध्वनि कम क्यों हुई? क्योंकि निर्वात पंप से उसने कुछ हवा बाहर निकाल दी, अंदर हवा की कमी हो गई इसलिए। नेक्स्ट है, बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? तो बोतल में से हवा को बाहर निकालना या उसको कम करना है वो निर्वातित होना कहलाता है। नेक्स्ट है, निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है, यानी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर स्थान पर जाना, ये संचरण कहलाता है। ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना संचरण कहलाता है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है या नहीं? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों स्थितियाँ नहीं होती है तो हमें मोबाइल की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक है, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम है वो आवश्यक है। तो ये था हरि के द्वारा किया गया प्रयोग। यदि इस मोबाइल को हम सतह पर रख देते हैं बोतल में तो और भी हमें आवाज़ आती है, क्योंकि ध्वनि है वो सीधी है बोतल की दीवारों के संपर्क में आ जाती है और हमें सुनाई देती है। और यदि इसी मोबाइल को हम इस बोतल के अंदर एक धागे से लटका देते हैं, इसी बोतल को हम बोतल के अंदर मोबाइल को धागे से लटका देते हैं और मोबाइल यदि इसकी दीवारों को नहीं छूता है और फिर यदि हम इसके अंदर घंटी करते हैं तो हमें आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती है, ये नहीं के बराबर सुनाई देती है। क्योंकि मोबाइल में जब कंपन होता है वो कंपन बोतल की दीवारों तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई माध्यम नहीं होता है, बीच में माध्यम हवा का होता है, उस हवा को बाहर निकाल दिया जाता है तो वो निर्वात हो जाती है। तो बाहर निकालने से उसको माध्यम नहीं मिलता और माध्यम नहीं मिलने से हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। यह आकृति स्थिर पानी में कंकड़ डालने से जो आकृति बनती है वैसी आकृति है।
यानी ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ। यदि कहीं एक स्थान पर ध्वनि उत्पन्न होती है तो ध्वनि चारों दिशाओं में उसी प्रकार गति करती है जिस प्रकार एक शांत पड़े पानी में यदि हम धीरे से पत्थर डालते हैं तो उसके चारों तरफ इस प्रकार तरंगे हैं वो हमें गति करती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम इसको ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसको पढ़ करके हमें ये बताना है कि इसके अंदर माध्यम कौन सा है। किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। धातु की कोई लंबी छड़ है और उस छड़ के एक सिरे को हम खटखटाते हैं यानी किसी अन्य वस्तु से पीटते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो धातु के अंदर गति करती है, तो उसके अंदर जो माध्यम होगा वो ठोस माध्यम होगा। पानी में रखी कॉलबेल या घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। यदि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर या किसी तालाब के अंदर ये कॉल बेल रखी हुई है, फिर यदि वो घंटी बजती है हमें सुनाई देती है आवाज़, तो वो घंटी से जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो पानी के अंदर गति करते हुए पहुंचते हैं। तो उसके अंदर मुख्य जो माध्यम है वो है द्रव। नेक्स्ट है, विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो विद्यालय में जो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है उसका माध्यम क्या होता है? उसका माध्यम होता है गैस। गैस कैसे होता है कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम से घंटी के जो बीच का जो माध्यम है वो हवा का माध्यम है, और घंटी को जैसे ही पीटते हैं घंटी में कंपन उत्पन्न होता है, और वो कंपन है वो हवा में गति करते हुए हमारे कानों तक पहुंचते हैं। तो हमारे कान और घंटी के बीच का जो माध्यम है वो हवा है, तो हम उसको गैसीय माध्यम लिखेंगे। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौने में वार्तालाप से आवाज़ सुनाई देती है। दो बच्चे हैं, उन्होंने दोनों एक धागा लेकर के धागे के दोनों सिरे पर क्या बांध दिया, इसने माचिस बांध दी, और अब उस माचिस को अपने कान पे लगाते हैं जिस प्रकार फ़ोन का रिसीवर लगाते हैं। अब यदि दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी आवाज़ है वो माचिस से धागे से उनके कान तक पहुंचती है। तो दोनों ही कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था के अंदर। डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर अपने पास कान में स्टेथोस्कोप डाल के रखता है। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे चेस्ट को, हमारे हार्ट को वो स्टेथोस्कोप से जांच करता है, यानी वो हमारे हार्ट की, फेफड़ों की जो आवाज़ है वो उनको सुनाई देती है। तो स्टेथोस्कोप है वो ठोस अवस्था का बना है, तो उसमें माध्यम है वो ठोस होगा। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न जो सुनाई देता है तो निश्चित रूप से गैसीय माध्यम होगा, हवा का माध्यम होता है, क्योंकि वहाँ से लगाकर जहाँ ये रेलवे स्टेशन पर हॉर्न बोलता है वहाँ से लगा कर हमारे कान के बीच जो माध्यम है वो ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, हवा का माध्यम है, और हवा का माध्यम है तो वो गैसीय माध्यम होगा। यदि हमारे कान और रेलवे स्टेशन पर जो हॉर्न बजता है उसके बीच की हवा के माध्यम को कंप्लीट यदि हम निर्वात कर देते हैं तो फिर हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है, अर्थात ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि संचरित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के सही चित्र पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए
ध्वनि ये तरंगे हैं, तरंगों के दो प्रकार दिए हुए हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो इसमें अनुदैर्घ्य तरंग का जो सही उत्तर है वो जो ब में दिया हुआ है, ये जो किसमें दिया हुआ है, ब में दिया हुआ है, यानी ये इसका ए है, ये मान लेते हैं बी है। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है किसी भी माध्यम के ऊपर नीचे गति करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आगे पीछे ऐसे गति करती है। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होगी और वो है अनुप्रस्थ तरंगे होगी। अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगियों में काफ़ी अंतर होता है दोनों में। अनुदैर्घ्य तरंगे है वो अलग होती है, अनुप्रस्थ तरंगे है वो अलग होती है। देखिए अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण हैं वो उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिसमें तरंग गति कर रही है, वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। यानी जो स्प्रिंग का जो डायग्राम दिया है, पहले हम इसको समझते हैं कि जिसमें माध्यम के कण एक इस साइड फिर इस साइड, एक इस साइड फिर इस साइड, ऐसे गति करते हैं, यानी आगे पीछे गति करते हैं। तो इस प्रकार की जो कणों की गति होती है, ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे जैसे ध्वनि की तरंग है वो इस दिशा में गति कर रही है, ठीक है। अब इसके कण हैं, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। यदि ऐसे गति करते हैं तो वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और ऊपर वाले जो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें लूप बन रहे हैं, उस लूप को यदि हम ध्यान से देखें तो इसी प्रकार गति करते हैं। ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और नीचे जो स्प्रिंग दी हुई है वो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो एक बार फिर से आप इसकी परिभाषा है वो अनुप्रस्थ की और अनुदैर्घ्य की आप लिख सकते हैं। अनुदैर्घ्य की परिभाषा होती है अनुदैर्घ्य तरंगे वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, वो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। और इसमें हमेशा ही क्या होता है, संपीड़न और विरलन द्वारा संचरित होती है। अनुप्रस्थ जो तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। तो दोनों की आप परिभाषा है उनको स्पष्ट लिख सकते हैं कि कौन सी है, वो माध्यम की दिशा में ऊपर नीचे और एक आगे पीछे इस प्रकार गति करते हैं। तो इसके अंदर वो स्प्रिंग है वो अनुदैर्घ्य होगा, ऊपर का जो लूप बन रहा है वो अनुप्रस्थ तरंगे होगा। तो ये थे आज के कार्यपत्रक। वीडियो को बीच में रोक रोक करके आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जहाँ कहीं भी आपको त्रुटि नज़र आए निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। थैंक यू।